प्रिय छात्रों, आप सभी का ITI MCQ डेली अपडेट्स में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ITI MCQ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ डिस्कस करेंगे जो आपके CBT एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वह इससे पहले जो भी CBT एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोग वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ें और लिख लें, ताकि जब भी आपका CBT एग्जाम हो, अगर यह क्वेश्चंस उसमें आता है तो आपसे मिस ना हो सके। स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यह ITI MCQ का पार्ट 12 है। इससे पहले जितने भी पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, आप सभी लोग उन सभी पार्ट्स के वीडियो को एक बार जरूर देख लें। जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप लोग देख लेंगे तो वे क्वेश्चंस कभी भी कहीं भी आते हैं तो मिस नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी वस्तु का बहुत मात्रा में उत्पादन करते हैं तो वहाँ पर पूछ रहा है कि उस उत्पादन के समय हम किस प्रकार के कंपैरेटर का प्रयोग करते हैं, अर्थात तुलनित्र का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मास प्रोडक्शन में बेसिकली न्यूमेटिक टाइप्स कंपैरेटर प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यदि छेद का आकार स्थिर रखा जाता है और शाफ्ट अस्थिर है तो सिस्टम का नाम क्या है। स्टूडेंट्स, आप लोग लिमिट्स, टॉलरेंस, फिट इत्यादि पढ़े होंगे, तो उसमें अर्थात जो इंटरचेंजेबिलिटी का चैप्टर है उसमें यह टॉपिक है। तो ये पूछ रहा है कि जब होल का साइज एक निश्चित रखा जाता है और शाफ्ट का जो साइज है वेरिएबल होता है तो उस सिस्टम को कौन सा सिस्टम कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बायोलेटरल सिस्टम, ऑप्शन बी यूनिलैटरल सिस्टम, ऑप्शन सी होल बेसिस सिस्टम, ऑप्शन डी शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, होल बेसिस सिस्टम। जब होल का साइज नियत रहता है, एकांक रहता है और शाफ्ट का साइज घटता बढ़ता है तो उसको हम कहते हैं होल बेसिस सिस्टम। यदि शाफ्ट का साइज समान रहता है और होल का साइज वेरिएबल होता है तो उसको बोलते हैं शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। विच पार्ट इंडिकेट्स द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर, अर्थात डायल टेस्ट की रीडिंग किस हिस्से से प्राप्त करते हैं। आप लोग देखे होंगे, आपके बुक में है, आप लोग जरूर एक बार इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके चार ऑप्शंस हैं। ए स्टेम, बी एनविल, सी पॉइंटर, डी प्लंजर। तो स्टूडेंट्स, जब डायल टेस्ट इंडिकेटर से माप लेते हैं तो उसका जो पॉइंटर होता है, सूचक, उससे से ही हम माप की रीडिंग पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन द BIS सिस्टम अवेलेबल, अर्थात उपलब्ध BIS प्रणाली में आधारभूत डेविएशन की संख्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो डेविएशन की संख्या टोटल होती है 25 और टॉलरेंस जो होता है 18 होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है, अर्थात जो टोटल डेविएशन होता है BIS सिस्टम के अनुसार, BIS सिस्टम में वह 25 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट्स वाइल स्क्रैपिंग, अर्थात जब किसी भी पदार्थ या किसी भी जॉब की स्क्रैपिंग करते हैं तो उस समय हम क्या यूज करते, उभरे भाग को कैसे पहचानेंगे, या उस समय हम कौन सा जो है मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं। तो इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए प्रिसीजन ब्लू, ऑप्शन बी व्हाइट चॉक, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सेलुलोज लीकर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, प्रिसीजन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विच गेज इज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स, भागों की अंतर चूड़ियों को नापने के लिए कौन सी गेज का प्रयोग किया जाता है, अर्थात हम किसी भी इंटरनल भाग में थ्रेड कटी है तो उसको नापने के लिए हम किस टाइप की गेज का प्रयोग करते हैं। तो इसके चार ऑप्शन हैं। ए थ्रेड रिंग गेज, बी टेपर रिंग गेज, ऑप्शन सी थ्रेड प्लग गेज, ऑप्शन डी कैलिपर गेज। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए या मापने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27।
हैंड रिबर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आप लोगों के सामने एक चित्र है, आप लोग इस चित्र को देखें और एक्स से डिनोटेड जो भाग है उसका नाम बताना है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए टेपर लीड, ऑप्शन बी बेवल लीड, ऑप्शन सी सर्कुलर लीड, ऑप्शन डी टेपर लीड एंगल। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टेपर लीड एंगल है जो एक्स से डिनोटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण क्या होता है? तो स्टूडेंट्स जब भी कोई थ्रेडिंग से पहले होल किया जाता है तो किनारों पर हम और किनारों पर हम चैम्फरिंग करते हैं तो उसका जो एंगल बताना है कितना होता है। तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 75 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी 120 डिग्री होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? तो आप लोगों के सामने एक चित्र दिया हुआ है रीमर का, उसमें एक्स से डिनोटेड भाग का नाम हमें बताना है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए रैक कोण, ऑप्शन बी फ्लूट कोण, ऑप्शन सी हेलिक्स कोण, ऑप्शन डी क्लियरेंस कोण। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी हेलिक्स कोण होता है। इस रीमर में बहुत सारे कोण बनते हैं, रैक कोण, फ्लूट कोण, हेलिक्स कोण, क्लियरेंस कोण, सबका अलग अलग होता है। आप लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़ लें, इससे ज़रूर कंपटीशन एग्जाम हो चाहे आपका ITI CBT एग्जाम हो, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप इस टॉपिक को बुक से अच्छे से पढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं? जब किसी भी शाफ्ट पर या इंटरनल से आउटर में थ्रेड कटी होती है तो जहाँ पर दोनों सतह ऊपर में मिलती है उस भाग को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी क्रेस्ट, ऑप्शन सी फ्लैंक, ऑप्शन डी पिच। तो स्टूडेंट्स जो सबसे ऊपरी भाग होता है जहाँ पर सतहें मिलती हैं उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं और सबसे अंदरूनी भाग को हम रूट बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्रेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो आप लोगों के सामने एक फिगर है टेलीस्कोपिक गेज का, उसमें जो एक्स से डिनोटेड भाग है उसका नाम बताना है। तो इसके 4 ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए हैंडल, ऑप्शन बी फिक्स्ड लेग, ऑप्शन सी प्लंजर लॉक, ऑप्शन डी टेलीस्कोपिक लेग। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी प्लंजर लॉक। जब वस्तु के किसी भी इंटरनल, यह गेज जो होता है किसी होल के इंटरनल भाग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब हमारा दोनों जा जो है फैल जाता है तो हम उसको लॉक करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है? व्हाट इज द टूल यूज्ड इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन? तो आप लोगों के सामने एक चित्र दिया हुआ है, इसे पहचानना है ये कौन सा टूल है। तो इसके ऑप्शन है ए होनिंग टूल, ऑप्शन बी अब्रेसिव स्टिक टूल, ऑप्शन सी डायमंड ड्रेसर्स, ऑप्शन डी स्टार व्हील ड्रेसर्स। तो स्टूडेंट्स जो आपके सामने है इसका जो नाम है डायमंड ड्रेसर्स। जब किसी व्हील पर कोई सॉफ्ट मटेरियल से हम ग्राइंडिंग करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के द्वारा किसी व्हील पर किसी ग्राइंडिंग व्हील से सॉफ्ट मटेरियल की अगर ग्राइंडिंग करते हैं तो उसमें कण फंस जाते हैं, उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। सेंटर लेथ में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो लेथ मशीन है उसमें कुछ भाग दिखाया गया है तो उसमें जो एक्स से डिनोटेड भाग है उसका नाम बताना है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए एप्रन, बी सैडल, सी क्रैश स्लाइड, डी कंपाउंड रेस्ट। तो स्टूडेंट्स जो हमारा एक्स से डिनोटेड भाग है उसको हम एप्रन बोलते हैं, जो सबसे निचला भाग होता है उसको हम एप्रन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है? स्क्रू जैक का यूज तो अब बहुत सारे लोग करते होंगे, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो गाड़ी को उठाकर जैसे चक्का खोलने के लिए जो जैक का प्रयोग किया जाता है मोस्टली उसको स्क्रू जैक बोलते हैं। तो उसमें जो थ्रेड कटी होती है उसका नाम बताना है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए वी थ्रेड, बी एक्मे थ्रेड, सी नकल थ्रेड, डी स्क्वायर थ्रेड। तो स्टूडेंट्स जो स्क्रू जैक में मोस्टली स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35।
बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार की कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? स्टूडेंट्स इसके चार ऑप्शन हैं। ए सॉलिड टूल, ऑप्शन बी ब्रेड टूल्स, ऑप्शन सी थ्रो अवे टाइप टूल्स, ऑप्शन डी इंजर्ट बीट विथ होल्डर्स टूल। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी थ्रो अवे टाइप टूल्स। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। आप लोगों के सामने एक चित्र है, यह एक ऑपरेशन का चित्र है, इसको बताना है इस ऑपरेशन का नाम क्या है। इसके चार ऑप्शन हैं। ए स्क्वायर शोल्डर, बी फिलेटेड शोल्डर, ऑप्शन बी वेल्ड शोल्डर, ऑप्शन डी अंडरकट शोल्डर। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी अंडरकट शोल्डर का ये चित्र बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी होती है? जब कोई थ्रेड है उसमें रूट से और क्रेस्ट तक के ऊर्ध्वाधर दूरी की बात हो रही है, तिरछी दूरी की बात नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसके चार ऑप्शन हैं। ए लीड, बी फ्लैंक, सी पिच, डी डेप्थ। तो स्टूडेंट्स जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम डेप्थ बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। किस बेयरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है? स्टूडेंट्स आप लोगों के बुक में बेयरिंग का चैप्टर भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम हो या आपका ITI CBT एग्जाम हो उसमें ज़रूर आता है, तो आप लोग बेयरिंग का चैप्टर अच्छे से पढ़ लें। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वह कौन सी बेयरिंग है जिसका भार जो है उसके अक्ष के समानांतर कार्य करता है। तो इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए निडल बेयरिंग, ऑप्शन बी थ्रस्ट बेयरिंग, ऑप्शन सी प्लेन बेयरिंग, ऑप्शन डी स्प्लिट बेयरिंग। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी थ्रस्ट बेयरिंग में ही जो लोड होता है वह अक्ष के समानांतर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। असेंबलिंग तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताइए। नेम द टाइप ऑफ पार्ट शोन इन असेंबली टेक्निक्स। इसके चार ऑप्शन हैं स्टूडेंट्स, फिगर है आपके सामने, आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन ए टेपर पिन, ऑप्शन बी स्प्लिट पिन, ऑप्शन सी काटर पिन, ऑप्शन डी स्प्रिंग पिन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी काटर पिन के द्वारा ये असेंबल किया गया है दो पार्टों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है? अर्थात जो रिवेटिंग हम करते हैं उसके समान कौन सी विधि निम्न में से है? तो इसके चार ऑप्शन हैं। ए डबलिंग, ऑप्शन बी पिनिंग, ऑप्शन सी पिनिंग, ऑप्शन डी स्टैकिंग। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी पिनिंग जो है हमारा राइट आंसर है। स्टूडेंट्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। स्टूडेंट्स इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स यदि आप इस चैनल को पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।